आज हम चैप्टर देखते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, क्योंकि उसके पास सेल प्रेजेंट होती है। तो जो सेल साइकिल है वो सेल डिवीज़न का एक प्रोसेस है। मतलब सेल साइकिल और सेल डिवीज़न लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है। तो हम आज देखते हैं कि सेल की जो डिवीज़न है उसके क्या क्या फेजेस है। तो सेल डिवीज़न में डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, सेल ग्रोथ भी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, क्रोमोसोम नंबर रेप्लिकेशन भी करते हैं, सेंट्रियोल भी रेप्लिकेशन करता है और बहुत सारे प्रोसेस होती है। तो सेल साइकिल के मेन 3 फेजेस हैं, जो कि 2 फेजेस है, एक इंटरफेज है और एक यम फेज है। और इंटरफेज में 3 फेज आते हैं, G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। और G1 फेज में एक ऐसी फेज आती है कि जिसमें सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है, लेकिन वो सेल डिवाइड नहीं करते, और इसे बोलते हैं G0 फेज, जो कि क्विसेंट फेज भी बोला जाता है। तो G1 फेज इंटरफेज का पहला फेज आता है, और उसके बाद यस फेज और G2 फेज। G1 फेज में सेल ग्रोथ करती है, और यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, क्रोमैटिड्स का नंबर बढ़ता है। मतलब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है यस फेज में। अगर देखा जाए तो यस फेज के पहले अगर समझो 11 क्रोमोसोम्स है, तो यस फेज के बाद भी 11 क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन वो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ रहेगा यस फेज में। और G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है G2 फेज में। और फिर हम देखते हैं कि अभी इंटरफेज जो होता है वो किसी भी सेल डिवीज़न का प्रिपरेटरी फेज होता है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें, मतलब जो कि हम अभी नीट की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए पहले वो 3 घंटे का एग्ज़ाम देने के लिए हम 2-3 साल मेहनत करते हैं, तो वो एक प्रिपरेटरी फेज है, जो कि इंटरफेज भी एग्जाम्पल को लिया जा सकता है। और जो हमारा एग्ज़ाम है वो यम फेज बोला जाता है। और इंटरफेज 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होता है, और यम फेज सिर्फ 5% होता है। अब यम फेज में 2 पार्ट आते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। तो हम पहले देखते हैं अभी यम फेज। और यम फेज में हम देखते हैं माइटोटिक फेज। और माइटोसिस में 4 पार्ट्स आते हैं। मतलब माइटोटिक फेज में भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस में और 4 टाइप्स आते हैं, जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है। तो प्रोफेज फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिन जो होते हैं उनका कंडेंसेशन होता है। मतलब क्रोमैटिन हमें ऐसे नहीं दिखते, लेकिन प्रोफेज में उसका कंडेंसेशन होता है। मतलब कॉइलिंग करके वो थोड़े थिक बनते हैं, और हमें स्टेनिंग पे नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा थिक बनते हैं, वो कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम प्रोफेज में। और प्रोफेज के जो मेन 2 की फीचर एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो है कि क्रोमोसोम मेटेरियल कंडेंस होते हैं, और हर एक सेंट्रोजोम से एस्टर्स मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, जिसे हम एस्टर्स बोलते हैं। और वो एस्टर्स दोनों जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और उसको माइटोटिक apparatus बोला जाता है। तो ये हो गया प्रोफेज फेज। और प्रोफेज में भी 2 फेज आते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। और उसके बाद आता है मेटाफेज। और मेटाफेज में मेनली मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम का स्टडी होता है, और उसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम का स्टडी। तो माइटोसिस में आते वो न्यूक्लियर एनवेलप का पूरा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और माइटोसिस में
माइटोसिस में जो क्रोमोसोम रहते हैं वो पूरे इक्वेटर पे आते हैं और उसे बोला जाता है कि मेटाफेज प्लेट। तो दो की फीचर्स है मेटाफेज के, वो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम को क्रोमोसोम को अटैच होते हैं और क्रोमोसोम के पास दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे काइनेटोकोर्स बोला जाता है। तो स्पिंडल फाइबर उसको अटैच होते हैं। और दूसरा की फीचर है कि क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव हो जाते हैं और इक्वेटर पे आते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट बोला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फेज जो कि एनाफेज है। तो एनाफेज मतलब जो कि वो क्रोमोसोम को अभी स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं काइनेटोकोर को, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को खींचते हैं ऐसा, मतलब स्पिंडल फाइबर हर एक पोल की तरफ खींचते हैं सेंट्रोसोम को। तो सेंट्रोमियर उसकी क्रोमोसोम को खींचते हैं, तो सेंट्रोमियर उसकी वजह से स्प्लिट हो जाता है। मतलब एक क्रोमेटिड ऊपर वाले पोल के पास जाएगा, एक क्रोमेटिड नीचे वाले पोल के पास आएगा और वो वही मतलब मेन स्टेप है एनाफेज का। और जब ये प्रोसेस होता रहता है तो क्रोमेटिड के जो टेल्स है वो उसकी तरफ, मतलब जो इक्वेटर है उसकी तरफ होते हैं और उसका जो सेंट्रोमियर है जो स्प्लिट हुआ वाला वो पोल की तरफ उसका ये हेड रहता है। तो दो की फीचर्स आते हैं एनाफेज में एनसीईआरटी में दिए वाले, सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। और दूसरा फेज है कि क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज जो कि है टीलोफेज। टीलोफेज है कि फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है, मतलब अभी न्यूक्लियस का पूरा डिवीजन होने वाला है कंप्लीट टीलोफेज में। तो टीलोफेज में जब क्रोमोसोम जो एक दूसरे की तरफ गए हैं, मतलब एक दूसरे पोल के पास, वो क्या करते हैं अभी अपनी इसके ऊपर न्यूक्लियर का एक एनवलप बनाते हैं और दो न्यूक्लियर बन जाते हैं टीलोफेज में, मतलब जो कि डॉटर न्यूक्लियर बोल सकते हैं। और इसमें तीन की फीचर्स आते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए वाले हैं। क्रोमोसोम क्लस्टर बनते हैं ऑपोजिट पोल्स के और आइडेंटिटी लॉस्ट होती है कि वो एक ये होते क्रोमोसोम थे, मतलब वो जो कंडेंस क्रोमोसोम प्रोफेज में बने वाले थे इधर वो डिकंडेंस हो जाते हैं, हर एक सेपरेट हो जाता है। और सेकंड की फीचर आता है टीलोफेज में, न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो जाता है क्रोमोसोम के अराउंड और वो टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं। और न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोफेज में वो ये हो गए थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिसइंटीग्रेट हो गए थे, वहाँ पे टीलोफेज में वापस से आते। तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस माइटोटिक फेज का कंप्लीट। अभी हम होते हैं माइटोटिक फेज के सेकंड फेज में जो कि साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है वो, इसमें जो डॉटर न्यूक्लियर जो ये हुए थे, बन गए थे दो डॉटर न्यूक्लियर हर एक पोल के पास। अभी वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम भी स्प्लिट करके लेंगे और वो डॉटर सेल भी बनेंगे, मतलब सेपरेट हो जाते पूरे, मतलब एक सेल से दो सेल बन जाते। और एनिमल सेल में वो क्या होते हैं, फरो की फॉर्म में आते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फॉर्म इन एनिमल सेल एंड सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म इन प्लांट सेल। मतलब एनिमल सेल में वो सेल प्लेट मेथड से होता है और एनिमल सेल में फरो मेथड से होता है। और उस प्लांट सेल में उसकी मदद करता है मिडल लैमेला। और किसी सेल में साइटोकाइनेसिस का अच्छी तरफ से मतलब डिवीजन नहीं होता, तो उसके अंदर डॉटर न्यूक्लियर तो बन गए लेकिन डॉटर सेल नहीं बने, मतलब क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो उसके एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, तो उसको बोलते हैं सिनसाइटियम स्टेज। और उसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। अभी हम आते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि मियोसिस है, मतलब मियोसिस देखते हैं हम अभी। तो मियोसिस में
दो फेज आते हैं, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 में हर एक फेज मतलब हर एक जो प्रोसेस है वो डबल होता है, मतलब म्यूसिस 1 में भी होगा, म्यूसिस 2 में भी होगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। अभी हम देखते हैं कि म्यूसिस 1 क्या है। तो म्यूसिस 1 में 4 फेज आते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। और प्रोफेज 1 में भी 5 फेज आते हैं मेनली, जो कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। और लेप्टोटीन जो है वो ग्रेजुअली विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में, और उसका स्लोली कॉम्पैक्शन शुरू होता है, और वो प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेप है। मतलब प्रोफेज 1 थोड़ा लॉन्गेस्ट फेज होता है म्यूसिस 1 में, बाकी के कंपैरिजन में देखा जाए तो। और लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन कंटिन्यू होते रहता है। तो सेकंड फेज आता है जाइगोटीन में क्या होता है कि ये बनते हैं, मतलब क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, और उसे बोलते हैं सिनेप्सिस। और वो पेड क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब एक दूसरे को सेम रहते हैं वो, इसलिए होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और वो जो क्रोमोसोम का सिनेप्सिस बन गया वो और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। और जो साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स है वो बाइवेलेंट और टेट्राड बनाते हैं। मतलब बाइवेलेंट और टेट्राड मतलब उसके पास 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 क्रोमोसोम और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। और जाइगोटीन के नेक्स्ट फेज आते हैं पैचिटिन जो है वो मेनली आइडेंटिफाई किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल के वजह से। मतलब रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल एक ऐसा साइट है जिधर से क्रॉसिंग हो जाती है क्रोमोसोम की, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग हो जाती है, उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। अभी हम देखते हैं उसका नेक्स्ट फेज, मतलब पैचिटिन जो है वो प्रोफेज 1 में सबसे लॉन्गेस्ट फेज आती है पैचिटिन, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, और ये सब हो जाते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फेज विच इज डिप्लोटीन एक ऐसा फेज है वो डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स को से ही जाना जाता है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में शुरू होते हैं, और वो जो बाइवेलेंट बने थे वो भी एक दूसरे से अलग अलग होते रहते, सिवाय उस क्रॉसिंग ओवर के साइड, मतलब रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल के साइड के सिवा सब तरफ से सेपरेट होना शुरू होते हैं, और उससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम काइजमाटा बोलते हैं। और वो कुछ वर्टिब्रेट्स के उस साइड में ये प्रोसेस, मतलब डिप्लोटीन जो प्रोसेस है वो कुछ मंथ्स और कुछ ईयर्स में भी रह सकती है। और जो ह्यूमन्स है उसमें उस साइड्स डिप्लोटीन के स्टेज पे अरेस्टेड रहती है। और फाइनल स्टेज प्रोफेज 1 की है डाइकिनेसिस जो है वो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा से जाना जाता है। मतलब जो एक स्ट्रक्चर था काइजमाटा जो डिप्लोटीन में बना था, उसका टर्मिनलाइजेशन होता है डाइकिनेसिस में। इस फेज तक मतलब डाइकिनेसिस फेज तक आते आते क्रोमोसोम का पूरा कंडेंसेशन हो जाता है, और न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप भी टूट जाता है पूरा। और डाइकिनेसिस एक ऐसी बोल सकते हैं कि वो मेटाफेज 1 का एक ट्रांजिशन फेज है। मतलब हमने अभी जाना है म्यूसिस 1 के सेकंड फेज, मतलब ये पूरा प्रोफेज 1 हो गया, अभी हम जाते हैं मेटाफेज 1 में। तो वो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं, मतलब वो जो इक्वेटोरियल प्लेट था हमने देखा था वो उसके ऊपर पूरे बाइवेलेंट क्रोमोसोम आते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे जो कि दोनों साइड के ऑपोजिट पोल्स में थे और सेल के, उधर से स्पिंडल फाइबर और एक बार आएगा और काइनेटोकोर को स्टिक करेगा दोनों साइड से,
और खींचेगा तो क्या होता है कि इधर बाइवेलेंट है, मतलब इधर 2 सेंट्रोमियर है एक क्रोमोसोम के पास, मतलब 2 क्रोमोसोम है और 2 सेंट्रोमियर है और 4 क्रोमेटिड है। तो इधर सेंट्रोमियर 1 नहीं है 2 है, तो इसकी वजह से सेंट्रोमियर सीधा स्प्लिट नहीं होगा। 2 सेंट्रोमियर जब थे तो एक सेंट्रोमियर ऊपर वाले पोल के पास जाएगा और एक सेंट्रोमियर नीचे वाले पोल के पास आएगा। तो उससे क्या होता है कि क्रोमोसोम जो था वो पूरा का पूरा उधर जाएगा, मतलब एक ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। अभी हम एनाफेज 1 का स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब वो एनाफेज का ही स्ट्रक्चर मतलब मैंने अभी बताया मेटाफेज में। तो अभी टेलोफेज देखते हैं। टेलोफेज में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो पूरा डिसइंटीग्रेट हुआ था वो रीअपीयर होता है। और टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है और इसे डायोड ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। इधर मतलब अभी इसके बाद इंटरकाइनेसिस एक फेज आता है और उसके बाद मियोसिस 2 फेज आता है अभी। तो मियोसिस 2 देखते हैं हम अभी। तो मियोसिस 2 में 4 फेज आते हैं मेनली, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो इधर आते क्या ये जो मियोसिस 2 फेज है ये सेम टू सेम माइटोसिस 1 की कॉपी है, मतलब कुछ भी इससे डिफरेंट नहीं है। पूरा का पूरा हम ऐसा समझ सकते हैं कि माइटोसिस की प्रोसेस से सिमिलर है। तो अभी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखते हैं। एनसीईआरटी में लास्ट पॉइंट दिया गया है। तो मियोसिस में क्या होता है कि वेरिएशन बनते हैं, मतलब जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, इवोल्यूशन जो होता है वो मियोसिस से ही होता है, ये बोला गया है एनसीईआरटी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।